हेलो दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं पेट की तैयारी तो ये है आपके लिए सबसे उचित प्लेटफॉर्म। मैं हूं रिंकेश जैन, तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नौकरी प्लस क्लासेस पर। आज मैं दोस्तों आपको पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताने वाला हूं। इससे पहले मैंने आपको 4 क्लास दे चुका हूं पॉलिटी की। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लें, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा मौलिक अधिकार के विषय में। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेनी है तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारे भारत देश के संविधान में मौलिक अधिकारों को कौन से देश से लिया गया है? वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपको ये याद रखना है कि हमारे देश में मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। और इन मौलिक अधिकारों को हमारे देश के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख मिलता है। और ये संविधान के कौन से भाग में है? ये संविधान के भाग 3 में है। आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और इस संविधान के भाग 3 को, यानी कि संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? मैग्ना कार्टा। ये मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा एक नागरिकों के अधिकार से संबंधित पहला लिखित घोषणा पत्र है, जिसे 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा किंग जोंग के द्वारा जारी किया गया था। किसने जारी किया था? किंग जोंग ने जारी किया था। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले मौलिक अधिकारों को अपनाया था? तो आप इसका जवाब देंगे, ऐसा फ्रांस कंट्री है। फ्रांस ने अपने देश के संविधान में सबसे पहले मौलिक अधिकारों को अपनाया था 1789 ईस्वी में। कब? 1789 ईस्वी में। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मौलिक अधिकारों को अपनाने वाला देश कौन सा है? फ्रांस है। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। जब हमारा देश का संविधान लागू हुआ था तो इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन 1978 ईस्वी में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया। कौन से अधिकार को? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया। और इस अधिकार को ले जाकर कहाँ रख दिया? भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, तो संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत। ठीक है, तो यानी कि इसमें से 7 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार निकल गया। तो अब कितने मौलिक अधिकार बचे? अब 6 मौलिक अधिकार बचे भैया। अब कितने मौलिक अधिकार बचे? अब 6 मौलिक अधिकार बचे। ठीक है, तो अब हमारे देश के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। आपको ये याद रखना है। आगे चलते हैं, मौलिक अधिकारों की विशेषताएं पढ़ लेते हैं। तो मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं। कैसे हैं? न्याय उचित हैं। इन अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाया जा सकता है। कहाँ जा सकते हैं हम? न्यायालय जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यायालय हमें मौलिक अधिकारों की गारंटी व सुरक्षा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? गारंटी व सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय प्रदान करता है। ठीक है भैया, आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार असीमित नहीं हैं। राज्य उन पर युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, राज्य मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा मौलिक अधिकार स्थायी नहीं है, यानी कि आज हमारे यहाँ मौलिक अधिकार 6 हैं, हो सकता है कल को 7 हो जाएं, और ये भी हो सकता है कल को 5 हो जाएं। यानी कि मौलिक अधिकारों को घटाया या फिर बढ़ाया जा सकता है। मौलिक अधिकारों को हम घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन घटाया बढ़ाया जा सकता है कैसे? ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की शक्ति के माध्यम से मौलिक अधिकारों को घटाया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 368 के अंतर्गत। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। जब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा होती है तो हमारे सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, केवल और केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। कब? जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं।
तो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं इसे जानते हैं। ये तो आपको पता ही चल गया कि हमारे देश में 6 मौलिक अधिकार हैं देश के संविधान में, ठीक है। और वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और कौन से मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ से लेकर किस किस कौन कौन से अनुच्छेद में किया गया है, ठीक है। तो कौन से मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है भाई? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 ईस्वी तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है। आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक किया गया है। आपको ये याद रखना होगा कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक किया गया है, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक किया गया है, ठीक है। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक किया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार का उल्लेख, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 32 में किया गया है। कौन से अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32 में किया गया है, ठीक है। आपको ये याद रखना होगा, ठीक है, कि कौन से अधिकार को किस अनुच्छेद में रखा गया है। पढ़ लेते हैं अब हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो आर्टिकल 12 यानी कि अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा करता है। क्या करता है? राज्य की परिभाषा करता है। यानी कि मौलिक अधिकारों के पहले अध्याय का पहला अनुच्छेद ही राज्य की परिभाषा से शुरू होता है। तो राज्य की परिभाषा क्या कहती है? राज्य की परिभाषा कहती है कि राज्य के अंतर्गत सारे के सारे स्थानीय निकाय वो राज्य के अंतर्गत आएंगे, राज्य के अंदर आएंगे। स्थानीय निकाय में क्या? जैसे नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, ठीक है, जिला बोर्ड वगैरह, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा सभी सरकारी निकाय या गैर सरकारी निकाय जैसे कि LIC हो गया, ठीक है, ONGC हो गया, सेल हो गया, ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगे। और इसके अलावा वो सभी निकाय जो कि बतौर राज्य की संस्था पर काम कर रहे हैं वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? राज्य के अंतर्गत आएंगे। ये अनुच्छेद 12 कहता है, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। आर्टिकल 13 में उल्लेख किया गया है कि अगर कोई भी राज्य सरकार आपके कोई ऐसी विधि लागू करती है जिसमें आपके मौलिक अधिकारों से असंगत है, यानी कि जिसमें आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो फिर उसका मान यानी कि तो उसका अर्थ बिल्कुल शून्य ही होगा, वो विधि लागू नहीं मानी जाएगी, ठीक है। यानी कि फिर से बताता हूँ, यानी कि सरकार ने कोई ऐसी नीति लागू की है जिसमें आपके मौलिक अधिकारों का जिसमें आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो नीति लागू नहीं मानी जाएगी। वो उस नीति का अर्थ बिल्कुल शून्य की भांति होगा, ठीक है। आप इसे याद रखेंगे आर्टिकल 13 का। इसके बाद आता है समानता का अधिकार। तो समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक किया गया है, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता से मतलब होता है कि कोई भी नागरिक हो, कैसा भी कोई भी नागरिक हो जो कि भारत का रहने वाला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग कानून की नज़र में समान हैं, सभी लोग कानून के सामने समान हैं। इसके अलावा ये कहता है कि विधियों का समान संरक्षण, यानी कि कानून भारत के रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो उस पर समान तौर पर लागू होगा। यानी कि मैंने मान लिया कि आपने कोई अपराध किया, यानी कोई अपराध है और उस अपराध की 2 साल की सज़ा है, यानी कि कोई भी अपराध है और उस अपराध की 2 साल की सज़ा है। अगर वो अपराध आपने किया या फिर अधिकारी ने किया
या फिर किसी मंत्री ने किया, सबको 2 साल की ही सज़ा होगी। ऐसा नहीं है कि उसकी पोस्ट के हिसाब से सज़ा हो। आपने किया हो तो आपको 2 साल की सज़ा है, आपके अधिकारी ने किया है तो हो सकता है उसको 1 साल की सज़ा। ऐसा नहीं होगा, सभी के लिए सज़ा समान होगी। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल 14। ये क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है, यानी कि विधियों का समान संरक्षण से मतलब होता है कि कोई भी एक कानून है वो सभी पर समान तौर पर लागू होगा। ठीक है, और विधि के समय समता कहती है कि सभी कानून कानून के सामने सभी समान हैं, इसमें कोई अलग अलग नहीं है, इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो विधि के समक्ष समता है ये ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, और विधियों का समान संरक्षण है इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आपको समझ आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूलवंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। यानी कि अनुच्छेद 15 राज्य को यह आदेश देता है कि केवल धर्म, मूलवंश, लिंग और जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें जो शब्द यूज हुआ है केवल से मतलब है कि केवल धर्म के आधार पर, मूलवंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन और किसी के आधार पर किया जा सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ मैं अभी आपको। महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाना, महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाएगा। यानी कि अगर जैसे कि किसी जगह आप भी काम कर रहे हैं, आप लड़का हैं और कोई एक फीमेल भी काम कर रही है, आप यानी कि कोई मेल भी काम कर रहा है, कोई फीमेल भी काम कर रहा है, लेकिन फीमेल को एक मातृत्व अवकाश दे दिया गया। लेकिन ठीक है, फीमेल को मातृत्व अवकाश दिया गया, तो आप कहेंगे ये तो आपने भेदभाव कर दिया, क्यों आपने उसको अवकाश इसलिए दे दिया क्योंकि वो फीमेल थी। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि महिलाओं को मातृत्व अवकाश प्रदान किया जा सकता है। तो जो मातृत्व अवकाश प्रदान किया जाता है वो लिंग के आधार पर नहीं होता, वो होता है बायोलॉजिकल डिफरेंस के आधार पर, जैविकीय अंतर के आधार पर। ठीक है, तो मातृत्व अवकाश को प्रदान किया जाना जैविकीय अंतर के आधार पर प्रदान किया जाता है, ना कि लिंग के यानी कि जेंडर के आधार पर प्रदान नहीं किया जाता है। आप इसे याद रखेंगे। इसके बाद आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। यानी कि सरकार के अधीन कोई भी पद हो, उस पद को आप प्राप्त करने के लिए आपको समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये कहते हैं यानी कि सरकार के अधीन किसी भी पद पर आपको अवसर की समानता है। लेकिन ये केवल सरकार के अधीन पद पर ही है, ऐसा नहीं है कि आप गैर सरकारी पद पर भी आपको अवसर की समानता है। वो गैर सरकारी लोग वो अपने हिसाब से देखते हैं, लेकिन सरकार के सभी पदों पर आपको वो पद प्राप्त करने की समानता मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, अनटचेबिलिटी का अंत करता है आर्टिकल 17। ठीक है, यानी कि छुआछूत का अंत। इसके बाद आता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में होता है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है केवल और केवल सेना और विद्या संबंधी सम्मान को छोड़कर सभी अन्य उपाधियां प्रदान नहीं करेगा, सभी उपाधियों पर बैन लगा दिया जाएगा, यानी कि उपाधियों का अंत कर दिया गया। ठीक है, तो सेना और विद्या संबंधी सम्मान मिलेगा और कोई सम्मान नहीं मिलेगा, सभी उपाधियों का अंत किया गया है। इसके अलावा 1954 ईस्वी में स्थापित पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री को उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार पुरस्कार माना गया है, इसको उपाधि नहीं माना गया है। यानी कि सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, आपको कोई भी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। अगर आप भारत में काम कर रहे हैं, अगर हो सकता है आपको कोई दूसरा देश अगर आपको कोई उपाधि देता है तो भी आप उस उपाधि को नहीं ले सकते हैं, ये आर्टिकल 18 कहता है। ठीक है, लेकिन जो 1954 ईस्वी में चालू किए गए हैं पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री, ठीक है, इनको उच्च न्यायालय कहती है कि ये पुरस्कार हैं, ये उपाधि नहीं है। ठीक है, ये पुरस्कार हैं, ये उपाधि नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में देखते हैं। अनुच्छेद 19 6 अधिकारों की सुरक्षा करता है। कौन कौन से अधिकार की सुरक्षा करता है, इसे भी देख लेते हैं।
नंबर पहला आता है वाक या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं पर भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, जो आप कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और कहीं पर भी कुछ भी विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं। नंबर दूसरा होता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। आप किसी भी सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है आपको उस सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए बिना हथियार के पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, यानी कि बिना हथियार के भाग लेना पड़ेगा, और वो सम्मेलन शांतिपूर्वक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शांतिपूर्वक होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, बिना हथियार के और शांतिपूर्वक आप किसी भी सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आपको इसका पूरा अधिकार है। आप कुछ भी विचार, कैसा भी विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं, ये आपको अधिकार है। ठीक है, तीसरा आता है संगम संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, यानी कि आप कोई भी संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी संगठन बना सकते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं, कोई भी संघ बना सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 19 आपको ये स्वतंत्रता प्रदान करती है। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। आगे चलते हैं चौथे पर, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, यानी कि ये कहती है आप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, घूम सकते हैं, या फिर एक राज्य से के ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। आपको इसकी पूरी स्वतंत्रता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं 5वें नंबर पर, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने, बस जाने या निवास करने का अधिकार, यानी कि अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश में जाकर बस सकते हैं, शिमला में जाकर बस सकते हैं, आप पूरे भारत के किसी भी स्टेट में जाकर बस सकते हैं। आपको ये पूरा अधिकार है, या जो कि आर्टिकल 19 आपको प्रदान करता है। इसके अलावा आप कोई भी व्यापार कर सकते हैं, कोई भी कारोबार कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 19 आपको प्रदान करता है। ठीक है, आपको याद रखना होगा, आर्टिकल 19 आपको कोई भी व्यापार करने के लिए, आपको कोई भी कारोबार करने के लिए अधिकार देता है। इसके बाद आते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इससे मतलब है कि जब तक किसी व्यक्ति पर कोई भी अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक उसे अपराधी घोषित नहीं किया जाएगा। इससे मतलब ये होगा। और एक और मतलब होता है, अगर आपको कोई दंड दिया गया है, अगर आपको किसी भी अपराध के लिए कोई भी दंड दिया गया है, तो आपको एक ही अपराध के लिए दूसरी बार दंड नहीं दिया जा सकता, यानी कि आपको एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं दिया जा सकता। यह अनुच्छेद 20 कहता है, यह अनुच्छेद 20 कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल 21 कहता है। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में आता है निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण। कौन सा? निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करता है तो आपको गिरफ्तारी का कारण जानने का पूरा अधिकार है। इसके अलावा आप अपनी रुचि से कोई भी वकील चुन सकते हैं, जो कि आपके मामलों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे। ठीक है भैया, और आपको गिरफ्तार होने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कितने घंटे में? 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन इन 24 घंटे में अवकाश का समय और आने और ले जाने का समय इंक्लूड नहीं होगा, शामिल नहीं होगा। ठीक है, ये आपको आर्टिकल 22 ये शक्तियाँ प्रदान करता है। इसके अलावा हिरासत 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है निवारक हिरासत, एक होती है दंडात्मक हिरासत। ये निवारक हिरासत क्या है, ये दंडात्मक हिरासत क्या है? दंडात्मक हिरासत में होता है जब कोई व्यक्ति कोई अपराध कर देता है तो उसके लिए उसे गिरफ्तार किया जाता है,
उसे हिरासत में लिया जाता है, जिसके लिए उसे दंड प्रदान किया जाता है, तो उसे दंड दिया जाता है। निवारक हिरासत होती है, संदेह के दायरे में उठाया जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि आपके शहर में कहीं कोई आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन को लेकर अगर प्रशासन को लगता है कि इस व्यक्ति की वजह से ये इस आंदोलन मतलब कुछ शांति का माहौल बिगड़ जाएगा, है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्रशासन क्या करेगा, उस व्यक्ति को उठा लेगा, अपने पास रख लेगा, लेकिन उसमें उसे दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसमें उसे दंड नहीं दिया जाएगा। तो निवारक में दंड नहीं दिया जाता है, केवल संदेह के दायरे में उठाया जाता है। और दंडात्मक में दंड देने के लिए उठाया जाता है। ठीक है, क्योंकि उसने अपराध कर चुका होता है वो, इसकी वजह से। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 क्या क्या है, निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अपनी रुचि से कोई भी वकील चुन सकता है और 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 22। ठीक है, तो आगे चलते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक रखा गया है? अनुच्छेद 23 से लेकर अनुच्छेद 24 तक रखा गया है। इसमें आता है अनुच्छेद 23 में कि मानव व्यापार और बलात् श्रम का निषेध, यानी कि इससे मतलब हो गया कि मानव का व्यापार नहीं किया जाएगा, यानी कि मानव में पुरुष, स्त्री, बच्चे, इनका व्यापार नहीं किया जाएगा। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में, मानव तस्करी नहीं की जाएगी। ठीक है, और बलात् श्रम से मतलब हो गया कि आपसे बिना मजदूरी की कोई भी काम नहीं करा सकता है, बिना पैसों से आपसे कोई भी काम को नहीं करा सकता है, यानी कि आपसे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 23 कहता है। इसके बाद आर्टिकल 24 कहता है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध, यानी कि कारखानों में, कंपनी में, किसी भी दुकान पर बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल 24 कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक। कहाँ कहाँ तक? अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को रखा गया है भैया। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता है। इसका मतलब ये है कि अनुच्छेद 25 ये कहता है कि आप किसी भी धर्म के, किसी भी भगवान के साथ अपने संबंध बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा आपको कोई भी धर्म मानने का पूरा अधिकार है। आप किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, आप किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आर्टिकल 25 आपको ये शक्तियाँ प्रदान करता है। ठीक है, आर्टिकल 26 यानी कि अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप कोई भी धार्मिक कार्य कराने के लिए स्वतंत्र हैं, आप करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अनुच्छेद 27 कहता है कि धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। किसकी? धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, यानी कि आप राज्य सरकार या कोई भी सरकार आपसे कोई ऐसा टैक्स लेने के लिए आपको बाध्य नहीं कर सकती, ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं कर सकती जिसका यूज़ धर्म के लिए हो रहा हो। यानी कि आपके द्वारा दिया हुआ टैक्स सरकार धर्म के लिए यूज नहीं कर सकती है। ये आर्टिकल 27 कहता है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, यानी कि आप किसी भी धर्म की जाकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं। ये आर्टिकल 28 कहता है। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक रखा गया है। कहाँ तक? अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक रखा गया है। तो इसे देख लेते हैं। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 करता है। ठीक है, अच्छा। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार, यानी कि अल्पसंख्यक वर्गों को से कोई भी शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं और कोई भी प्रशासन करने का अधिकार भी है अल्पसंख्यक वर्गों को। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में रखा गया है और इसे संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। इन्होंने कहा है कि
अनुच्छेद 32 के माध्यम से ही हम अपने मौलिक अधिकारों को व्यवहारिक प्रयोग कर पाना संभव है। यानी कि मौलिक अधिकारों का व्यवहारिक प्रयोग कर पाना अनुच्छेद 32 के माध्यम से ही संभव है। और इसके हनन पर हम उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, ये हमें अनुच्छेद 32 आदेश देता है। और जब हम उच्चतम न्यायालय जाएंगे तो उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, निषेध या प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण स्टार्ट करते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है शरीर को प्रस्तुत करना। यानी कि इसमें बंदीकर्ता किसी बंदी को 24 घंटे के भीतर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेगा। अगर उस बंदी का अपराध घोषित नहीं होता है तो फिर न्यायालय उसे मुक्त करने का आदेश जारी करती है। तो ये आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। किस में आता है ये आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण में। इसके बाद आता है परम आदेश। तो परम आदेश से मतलब होता है कि हम आदेश देते हैं। परम आदेश से मतलब क्या होता है, हम आदेश देते हैं। इसके माध्यम से न्यायालय किसी भी लोक अधिकारी को किसी सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकती है। वो क्या आदेश दे सकती है, अगर उस सरकारी व्यक्ति ने अपने कार्य को करने से इनकार कर दिया है, जिस कार्य को करने के लिए वो बाध्य है, लेकिन उसने उस कार्य को करने के लिए मना कर दिया है, तो फिर न्यायालय उस कार्य करने के लिए उसे वो वाला कार्य करने के लिए आदेश जारी करेगी। ठीक है, समझ आया? ये फिर से बता देता हूँ मैं आपको। ये अगर किसी सरकारी व्यक्ति ने अपना कार्य करने से इनकार कर दिया है तो फिर न्यायालय उसे वो कार्य करने के लिए आदेश जारी करेगी। ठीक है, इसके बाद आता है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। प्रतिषेध का मतलब होता है रोकना। यानी कि इसमें अगर कोई सरकारी व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र से बाहर निकल कर कोई काम करता है तो फिर न्यायालय आदेश जारी करती है और उसे रोकने का आदेश देती है। ठीक है, इसके बाद आता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना। यानी कि अगर कोई सरकारी व्यक्ति अपने अधिकारों का उल्लंघन करता है तो फिर उसके जो अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो उसे रोकने के लिए आदेश जारी करेगी कौन, न्यायालय। अधिकार प्रच्छा। अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर बैठ गया है अवैधानिक रूप से तो फिर न्यायालय उसके विरुद्ध आदेश जारी करेगी। ठीक है, तो ये होती है अधिकार प्रच्छा। इसके बाद आते हैं 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 33, आर्टिकल 34। आर्टिकल 33 इसमें कहा गया है सशस्त्र बल एवं मौलिक अधिकार को रखा गया है, और आर्टिकल 34 में मार्शल लॉ एवं मौलिक अधिकार को रखा गया है। यानी कि आर्टिकल 33 सशस्त्र बल, इससे मतलब हो गया कि सशस्त्र बलों, खुफिया एजेंसियों पर राज्य इनके मौलिक अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, किन पर, सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के मौलिक अधिकारों पर राज्य प्रतिबंध लगा सकती है। इसके अलावा मार्शल लॉ अनुच्छेद 34 में आता है मार्शल लॉ, जैसे कि राष्ट्रपति शासन, जैसे आप राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, वो अनुच्छेद 34 में आता है। ठीक है, इसके अलावा ये पॉइंट है, नोट पॉइंट मैंने डाल के लिखा है क्योंकि ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जनहित याचिका के जनक कौन है। तो आप इसका जवाब देंगे पीएन भगवती जनहित याचिका के जनक हैं। कौन है? पीएन भगवती जनहित याचिका के जनक हैं। तो जनहित याचिका का मतलब क्या होता है आप जानते हैं? देखो, अगर किसी व्यक्ति पर कोई अपराध हुआ है और वो व्यक्ति याचिका डालने की स्थिति में नहीं है तो आप उस व्यक्ति की तरफ से न्यायालय में याचिका डाल सकते हैं। ये होती है जनहित याचिका। ठीक है, ये क्या होती है? जनहित याचिका। तो इस तरह से हमारी ये वीडियो खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अलविदा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना